नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर ये बजट स्पेशल पेशकश। और देश का बजट दहलीज पर खड़ा है। 1 फरवरी बस कुछ ही दिन दूर है और हर किसी को इंतजार है एफएम से इस बजट में कुछ न कुछ डिमांड हर कोई सेक्टर कर रहा है। इसी कड़ी में एग्री क्षेत्र की अगर खास तौर से बात करें तो देश का व्हीट और कॉटन सेक्टर भी है। डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेखसरिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कॉटन क्षेत्र की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार के बजट से। साथ ही रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फोकस स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे। जब सोना चांदी रिकॉर्ड हाई पर हो तो ट्रेड्स पर भी जानकारी लेना बनता है, इसलिए प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और मिरार एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना भी हमारे साथ बने, उनसे भी करेंगे बातचीत। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले फोकस कर लेते हैं बजट एक्सपेक्टेशंस पर। और अगर हम बात करें व्हीट क्षेत्र की या फिर कॉटन क्षेत्र की तो काफ़ी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। व्हीट के साथ इनफैक्ट शुरुआत कर लेते हैं। और अगर हम व्हीट की बात करें तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिस पर इंडस्ट्री ने कंसिस्टेंटली डिमांड की है सरकार से, काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही है। फिर चाहे वो पैकेज्ड व्हीट फ्लोर पर 5% जीएसटी का रिमूवल हो या फिर कोई डेडिकेटेड व्हीट बोर्ड बनाने की ही बात क्यों ना हो, इसी पर बातचीत करते हैं इनफैक्ट और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्ट करना चाहिए। हमारे साथ नवनीत जी ऑलरेडी बने हुए हैं। नवनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जीएसटी रैशनलाइजेशन पर समझना चाहेंगे आपसे। बजट 2026 से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जीएसटी रैशनलाइजेशन को लेकर? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डिमांड है आपकी और किस तरीके से वो बेनिफिट करेगा क्षेत्र को? नमस्ते जी दीपाली जी। हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार पैकेज फीड फ्लोर अप टू 25 kgs पर लगे 5% जीएसटी को समाप्त करे। आज हाउस होल्ड कंजम्पशन में चाहे वो गरीब का घर हो या अमीर का 5-10 kg पैक साइज में ही आटा बिकता है। हाइजीन और फूड सेफ्टी को लेकर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और इसी को देखते हुए इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज भी आजकल पैकेज्ड आटा खरीदने ही प्रेफर कर रही हैं। पैकेज्ड आटा स्टैंडर्ड वेट, न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी के नॉर्म्स भी सुनिश्चित करता है, लेकिन छोटे पैक में पर जीएसटी इसे गेहूं पुअर और मिडिल क्लास के फैमिलीज के लिए महंगा बना देते हैं। और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार जो हमारे पैकेज व्हीट फ्लावर है उसको 25 kg तक जो आटा पे टैक्स लगा रही है 5%, इसको खत्म करके और इसको भी 0% कर दे। और साथ ही नवनीत जी, मिलिंग मशीनरी जो है उसको लेकर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 18% जीएसटी लगता है उसको कम किया जाए 5% तक। और आपके हिसाब से अगर जीएसटी लोअर की भी जाती है मिलिंग इक्विपमेंट पर तो ये किस तरीके से हेल्प करेगी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडेप्ट करने में? और प्लस अगर हम साइंटिफिक ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सेलरेट करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? एकदम आपने बहुत सही बात कही है। हम सरकार से ये भी प्रपोज कर रहे हैं कि फ्लावर मिलिंग मशीनरीज और साइलोज पर लग रहे जो आज 18% जो जीएसटी लग रही है उसको घटा करके सरकार उसको 5% कर दे। देखिए, गेहूं और गेहूं से बने उत्पाद को बल्क पैक साइज पर जीएसटी नहीं है आज, और गेहूं प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक मशीनरीज और स्टोरेज के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 18% जीएसटी लगता है। क्योंकि आउटपुट जीएसटी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता है, जिसके कारण हमारा कैपिटल कॉस्ट बढ़ जा रहा है और मॉडर्नाइजेशन हतोत्साहित हो रही है। फ्लावर मिलिंग मशीनरीज और साइलोज पर जीएसटी राहत मिलने से मिल्स एनर्जी एफिशिएंट हो पाएंगी, ऑटोमेटेड हो पाएंगी, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर पाएंगे और क्वालिटी इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये सबके हित की बात है, सरकार के हित की भी बात है, हमारे लिए भी हित की बात है, कंज्यूमर्स के लिए भी हित की बात है। तो ये कदम तो सरकार को तुरंत उठाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। खाना तो हमारे को 3 टाइम चाहिए, बाकी और कुछ हम करें या ना करें, तो इस पे तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिए कि हम जितना सस्ता खाना को बना पाएं और जितना एफिशिएंट बना पाएं इसको बनाने के तकनीक को, उतना करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, एक फाइनल सवाल और नवनीत जी आपसे। काफी और ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पर डेडिकेटेड बोर्ड्स बने हुए हैं। डेडिकेटेड व्हीट बोर्ड को क्रिएट करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ये हेल्प करेगा स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करने में जो कि एमएसपी या फिर प्रोक्योरमेंट से बियॉन्ड है? इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, हम कई सालों से सरकार से मांग कर रही है हमारी फेडरेशन
कि एक डेडिकेटेड वीट बोर्ड बनना चाहिए। और हम ही नहीं, कई सारे जो हमारे एडवाइजर्स हैं सरकार के, उन्होंने भी इसका हमेशा कहा है कि एक डेडिकेटेड वीट बोर्ड होना चाहिए। गेहूं आज एक भारत का स्ट्रैटेजिक फूड क्रॉप है, लेकिन प्रेजेंट पॉलिसी एंगेजमेंट जो है वो एमएसपी और ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी तक ही सीमित हो पा रही है सरकार की। तो डेडिकेटेड वीट बोर्ड अगर आज बन जाता है तो ये किसानों के लिए, प्रोसेसर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एवं बाजार के बीच में कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म का काम कर सकती है। बोर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मिलिंग वेराइटीज जो वीट की हैं उसका चयन करना, वैल्यू एडिशंस, एक्सपोर्ट्स, प्राइस स्टेबिलिटी, ये सब के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकती है। और आज जो हम वीट इकोसिस्टम में वॉल्यूम ड्रिवन अप्रोच की में चल रहे हैं, उसको हम वॉल्यूम ड्रिवन अप्रोच से क्वालिटी एंड वैल्यू ड्रिवन अप्रोच की ओर ले जा सकते हैं। इसके लिए डेडिकेटेड वीट बोर्ड की आवश्यकता है और इसको सरकार को संज्ञान में लेकर के एक गठन करना चाहिए वीट बोर्ड का। बिल्कुल, वीट बोर्ड का गठन होना चाहिए। जीएसटी रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इंडस्ट्री इम्पैक्ट के लिए भी, साथ ही साथ मिलिंग मशीनरी और साइलोस के लिए भी। शुक्रिया नवनीत जी आपका क्विकली बताने के लिए इस बार के बजट से क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, क्या विश लिस्ट आपकी है। लेकिन अब बात कॉटन की करते हैं। हमारे साथ मिस्टर अरुण सेखसरिया ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि डीडी कॉटन के एमडी है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट लगातार आपसे बात होती रहती है, आप लगातार कमेंट करते आए हैं, अपने व्यूज शेयर करते आए हैं इंडस्ट्री के हालात को लेकर, क्या होना चाहिए क्या फिर नहीं। लेकिन अगर हम बजट की स्पेसिफिकली बात करें तो 2-3 मुद्दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर आपने पहले भी अपनी वॉइस रेस की है। फिर चाहे वो लार्ज इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करना हो, या फिर कॉटन सीड की क्वालिटी पर काम करना हो, या इंडियन कॉटन की ब्रांडिंग की ही बात क्यों ना हो। लेकिन सबसे पहले अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है, क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं सरकार से, किस तरीके से बेनिफिट करेगा अगर पॉलिसीज में, इंपोर्ट पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए जाते हैं। नमस्कार दीपाली जी। जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, लास्ट ईयर हमने देखा है रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुए हिंदुस्तान में, और पर्टिकुलरली अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने के अंदर जब ये इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री का एक विंडो खोला था, उसमें 30 से 35 लाख आर्ट का इंपोर्ट हुआ है। यानी एक रिकॉर्ड इंपोर्ट है इंडिया में 3 मंथ्स टाइम। अभी इससे बेनिफिट एक ही है कि इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है कि जो मिलों को जो क्वालिटी की कॉटन चाहिए थी वो मिल गई उनको, और जो जिन्होंने नहीं कर पाए उनको प्रॉब्लम है। बट आज गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि एक पॉलिसी रखिए आप। दे कीप ऑन चेंजिंग द पॉलिसीज की 3 महीने के लिए ड्यूटी लगा देते हैं, मुझे 15 दिन एक्सटेंड कर देते हैं, 20 दिन 1 महीना एक्सटेंड कर देते हैं। Let there be one system कि import will be duty free, import will be with no restriction, and then whatever they want to use उसमें उनको ये कहना चाहते हैं कि हम periodically हम ड्यूटी लगाए या ड्यूटी नहीं लगाए, वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। बट इंपोर्ट में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एक ये मुद्दा है गवर्नमेंट को नक्की करना चाहिए। अभी आज जहाँ तक एमएसपी है, फार्मर्स का प्रोटेक्शन है, जो एमएसपी यूज करते हैं, जैसे protect the farmers. So government is protecting the farmers by way of MSP. MSP दी हुई है, MSP की आज हिंदुस्तान की जो MSP है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा MSP, सबसे ज्यादा रेट है। तो मेरे हिसाब से तो कि MSP जब फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर दिया गया है तो इंडस्ट्री को सफर नहीं होना चाहिए। आज फार्मर को अपने सपोर्ट कर दिया बाय वे ऑफ MSP, तो व्हाई डोंट यू अलाउ दी मिल्स टू इंपोर्ट कॉटन ड्यूटी फ्री अगर उनको इंपोर्ट करनी है तो। बिकॉज ये तो बड़ा एक आपने इतने सालों से मिलों ने, एक्सपोर्टरों ने मार्केट क्रिएट किया है, और अभी उसका यू आर लूजिंग द मार्केट बिकॉज़ ऑफ द सबसे ज्यादा एक मांग है। अच्छा अरुण जी, आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म कॉटन इंपोर्ट पॉलिसी पर काम करना सरकार की तरफ से कितना इम्पोर्टेंट है? किस तरीके की पॉलिसी स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है, या फिर किस तरह की पॉलिसी स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट से? या फिर ये कहें कि अगर मल्टी ईयर इंपोर्ट फ्रेमवर्क बनता है तो वो किस तरीके से हेल्प करेगा स्पिनिंग मिल्स को, या फिर टेक्सटाइल वैल्यू चेन किस तरीके से बेटर प्लान हो सकती है? देखिए, अगर इंपोर्ट ड्यूटी की अगर राहत मिलती है टेक्सटाइल मिलों को, दे कैन बी मोर कंपैरेटिव in terms of they can be more competitive in terms of exports of their product। यार का एक्सपोर्ट हो सकता है, कपड़े का एक्सपोर्ट हो सकता है,
और इंटरनेशनल प्राइसेस आज छोटी छोटी कंट्री जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, दे आर एबल टू टेक ओवर द मार्केट वेरी इजीली फ्रॉम इंडिया। तो आज इंडिया ने इतनी मेहनत करके मार्केट क्रिएट किया, तो उसके लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को फ्री इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा एक अड़चन चल रही है, वो राहत देनी चाहिए बिल्कुल। आगे जाके इन्वेस्टमेंट भी आएगा, आगे जाके लेबर, इट इज सच एन इंटेंसिव लेबर इंडस्ट्री, तो उनको भी बेनिफिट होएगा, बिकॉज अदरवाइज आज परिस्थिति ऐसी है कि प्रोडक्शन भी कमती चल रहा है, मिलें भी पूरी नहीं चल रही है, और ऐसे वातावरण था तो वी मे सी अ वेरी बिग कोलेस्ट्रल लॉस ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। अच्छा अरुण जी, एक चीज और, अगर हम कॉटन सीड की टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्टिविटी या ब्रांडिंग की बात करें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए स्पेशली, और नेक्स्ट जनरेशन सीड डेवलपमेंट की बात हो या फार्मर अडॉप्शन की बात हो, किस तरह का बजटरी सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हेलो, आप सुन पा रहे हैं अरुण जी? हेलो, आप सुन पा रहे हैं अरुण जी? आई कैन हियर यू। टेल मी अगेन, प्लीज रिपीट। यस, मैं आपसे पूछ रही थी कि सीड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी या ब्रांडिंग को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट जनरेशन सीड डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, फार्मर अडॉप्शन की बात करते हैं, तो किस तरह का बजटरी स्पेसिफिक बजट सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सीड का सवाल है, आज देखिए अवर प्रोडक्टिविटी ऑफ सीड कॉटन पर एकड़ इज हार्डली अबाउट 450 किलो, 450 किलो की अपनी उत्पादन हो रही है, और वर्ल्ड के अंदर आप एवरेज देखेंगे जाए तो 750 से 800 किलो की उत्पादन है। और अच्छे अच्छे जो एडवांस्ड कंट्रीज है, लाइक ब्राजील है, आपके ऑस्ट्रेलिया है, उनकी एक्सपेक्टेशन की आउटपुट है 1700, 1800, 2000 किलो पर एकड़। सो अपने अपने जो 400, 450 का जो उत्पादन है, वो अगर बढ़ा के अपने वर्ल्ड एवरेज तक भी लेके आ जाए तो विल बी सेल्फ सफिशिएंट, और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस काफी बढ़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और अपने इंपोर्ट के बजाय अपने एक्सपोर्ट में आ जाएगी बाजार में। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी बड़ा एक स्टेप रहेगा अगर गवर्नमेंट को इस पे ध्यान दे तो। और दूसरा, जो जहां तक एज फार एज कॉटन, दूसरा क्या था मैडम? सॉरी, आई एम जस्ट गेटिंग डिस्टर्ब्ड विद द कॉल्स। नो प्रॉब्लम अरुण जी, मैंने आपसे वही पूछा था कि अगर हम नई सीड की डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरीके का स्पेसिफिक बजट एलोकेशन या स्टेप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके साथ इनफैक्ट मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम इंडियन कॉटन की ब्रांडिंग की ही बात करें तो इस पर काम करना कितना इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, फार्मर्स के बेटर रियलाइजेशन के लिए? देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए, ऑल द टेक्सटाइल फैब्रिक्स, ऑल द टेक्सटाइल मेडअप्स, ऑल द आरएमजी इज एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज इन यूएस एंड यूरोप। आज अगर और इंडियन कॉटन से बनती है, बट इंडियन कॉटन जहां तक एक्सपोर्ट होता है, सब लोग बोलते हैं इट्स वेरी कंटेमिनेटेड कॉटन, कॉटन की क्वालिटी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू ब्राजील, एज कम्पेयर टू यूएस, एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो मेरा मानना ये है कि अगर अपने सीड का न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे, उसके साथ साथ में ब्रांडिंग भी करेंगे, तो उससे हिंदुस्तान को काफी बेनिफिट मिलेगा। आज आप यूएस कॉटन लेते हो तो यूएस कॉटन का प्राइस इस इंडियन कॉटन से कम 3,000 4,000 रुपया खंडी का फर्क पड़ता है, हाई है। Brazil cotton is more or less on the same lines as Indian cotton, but quality is far far superior. Australian cotton के अंदर is very very high quality of as compared to Indian cotton. So ये सब चीज का it is a combination of seed cotton, good quality of seeds versus branding also, दोनों simultaneously काम करेंगे. And I think it is very much possible because government ने already एक कस्तूरी brand launch किया है. So उसके साथ साथ में अगर ये हो जाता है तो this will give them a very good impact in terms of branding of. अच्छा तरुण जी एक चीज़ और, अगर हम एमएसपी ऑपरेशंस या मार्केट सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है कि सीसीआई के साथ साथ जो बाकी एजेंसीज हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए एमएसपी ऑपरेशंस के लिए, फिर चाहे वो सीएआई हो या स्टेट फेडरेशंस हो, और अगर एक्सपैंड करती है सरकार या फिर अगर इस तरह की कोई सोच लेकर आती है एमएसपी प्रोक्योरमेंट को, तो कितना हेल्प करेगा ये डिस्ट्रेस सेल्स को या फिर रीजनल प्राइस प्रेशर को एड्रेस करने में? देखिए, जहां तक एमएसपी ऑपरेशन आर कंसर्न, पहले सीसीआई के साथ साथ में देवर स्टेट फेडरेशन भी होया करते थे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है, गुजरात के अंदर है, और अभी लास्ट 15-20 साल के अंदर महाराष्ट्र फेडरेशन जो ऑपरेशन में थी महाराष्ट्र में, मोनोपोली ऑपरेशन था, वो बंद हो गया। तो उसके कारण अभी खाली सीसीआई तो ऑपरेशन हो रहा है।
एंड अगर सीसीआई के साथ में महाराष्ट्र फेडरेशन को भी अगर दे देवे सीसीआई स्टार्ट टेक अ ट्रायल केस, I think it will be sort of beneficial. There will be more reach to the farmers. More farmers will be logged in. और CCI आज working कर रही है all the 7, 8, 9, 10 states of cotton growing states in India. So महाराष्ट्र के अंदर अगर as a test case try करें for महाराष्ट्र कॉटन के लिए, I think it will certainly benefit काफी करेगी. और इससे क्या होएगा जी कि 2 जने काम करेंगे तो उससे एक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और एक पता भी चल जाएगा कि भाई मतलब हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट वेरियस चेंजेस इन दी, जैसे अभी डायरेक्ट ड्यूटी आप डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहते हो फार्मर को, सो इट कैन बी डन विद सीसीआई विद द एंटायर इंडियन ऑपरेशन, बट इफ यू कैन डू विद स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू करा सकते हो, ठीक है एक स्टेट में आप चालू करिए, तो दिस विल प्रोवाइड बेनिफिट एंड दिस विल बी अ वेरी गुड स्टेप फॉर द एंटायर वैल्यू चेन. और एक फाइनल सवाल आपसे अरुण जी, आपने कई सारे मुद्दों पर अपने व्यूज शेयर किए, लेकिन प्रायोरिटाइज करना हो तो नंबर 1 बजट विश लिस्ट आपकी क्या रहेगी? देखिए एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दीपाली जी, एक आरसीएम करके एक बड़ा मुद्दा है जो जिनिंग फैक्ट्रीज को बहुत अफेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज इम्पैक्टिंग देम फाइनेंशियली एंड लिक्विडिटी वाइज. एक तो आरसीएम का इम्पैक्ट करना बहुत जरूरी है, और सेकेंडली एक इम्पोर्ट का जहां तक मसला है ये रिजॉल्व हो जाए, तो 2 चीज रिजॉल्व हो जाए तो आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. ओके, चलिए शुक्रिया अरुण जी आने के लिए शो में और बजट एक्सपेक्टेशंस पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. इसी के साथ आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बजट एक्सपेक्टेशंस पर. हमने ब्रेक में जाने से पहले बात करी व्हीट और कॉटन की और क्या इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है इस बार के बजट से, लेकिन हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की. राकेश खन्ना हमारे साथ हैं, मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं, लेते हैं व्यू. मनोज जी पहले बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली जी. हमारा मानना है कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा पॉजिटिव अपसाइड मूवमेंट हुआ है, लेकिन वोलेटिलिटी भी काफी है, इसलिए ऑप्शन के जरिए यहाँ पे रणनीति बनाने की सलाह रहेगी. गोल्ड की फरवरी मंथ की 1,50,000 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी 6,500 के आसपास. स्टॉप लॉस वहां पे 5,500 का रखना है और टारगेट वहां पे 8,500 तक के रहेंगे. वहीं यहाँ पे हमारा मानना है कि हमने एल्यूमिनियम में भी एक अच्छा करेक्शन ऊपरी लेवल से होते हुए देखा है, तो यहाँ पे 313 के आसपास के अगर स्तर मिलते हैं जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में तो वहां बाय करने की सलाह रहेगी. स्टॉप लॉस 310 का रहेगा और टारगेट वहां पे 318 तक के रहेंगे. ओके, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगी राकेश? पहले तो गुड इवनिंग मैम, और गुड इवनिंग सभी दर्शकों को. मैं कहूंगा गोल्ड सिल्वर में अभी भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है. पहले प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, तो भी यहाँ से गोल्ड में तो स्पेशली अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा नीचे में डॉलर टर्म में भी 4,710 और 4,685 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ब्रेकआउट भी देखा गया है ऊपर में अच्छा खासा. अगर ऊपर में रेजिस्टेंस निकलता है 4,737 तो आपको 4,800 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है. और इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं बात करूं तो 1,48,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो नीचे डिप मिलता है तो इसे बाय करना चाहिए. और ऊपर अभी भी 1,52,000 का और टारगेट इंटैक्ट है. एज कंपैरेटिवली सिल्वर में, सिल्वर ने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस $95 को ब्रेक कर दिया है. अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक अपर राइजिंग वेज ब्रेकआउट हो सकता है जो $100 की तरफ भी देखा जा सकता है टारगेट में. सो गोल्ड सिल्वर में थोड़ा कॉशियस रहना बहुत जरूरी है. अभी भी स्टिल एक अच्छा अप ट्रेंड देखा जा सकता है यहाँ से. और नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो $92 का है. इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत सिल्वर वोल्टाइल है और साइडवेज कंसोलिडेशन भी देखेगा, बट ऊपर में 3,32,000 का हमारा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है और नीचे में 3,12,000 का सपोर्ट है, तो बाय ऑन डिप्स के लिए जाऊंगा. नेक्स्ट मैं क्रूड ऑयल पे बात करूंगा. क्रूड ऑयल बहुत स्ट्रांग लग रहा है. क्रूड ऑयल ने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है इसमें ऊपर का, और नीचे में एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है 5,300 के लिए. अगर इवनिंग में अपना रेजिस्टेंस 5,456 निकालता है तो अपसाइड 5,600 और 5,770 लेवल का टारगेट भी देख सकते हैं. ओवरऑल ट्रेंड बुलिश लग रहा है. बेस मेटल फ्रंट में कॉपर थोड़ा एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, मगर नीचे में अभी भी कॉपर ने 1270 लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंटैक्ट, तो इसमें भी बाय ऑन डिप्स कहूंगा. ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूव कर रहा है, तो ऊपर में अगर ये अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है जो ऊपर में 1305 या 1300 का है वो ब्रेक करता है तो अपसाइड में 1320 और 1350 का टारगेट देखा जा सकता है. ओवरऑल ट्रेंड कॉपर में भी बेस मेटल में बुलिश लग रहा है. ओके, अच्छा मनोज जी, एग्री बास्केट में या नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है नियर टर्म पर्सपेक्टिव से? नेचुरल गैस में हमने एक अच्छी गिरावट के बाद यहाँ पे एक कल बड़ी बढ़त आते हुए देखी थी और आज भी यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है.
तो हमारा मानना है कि अब जब तक कीमतें 334 के स्तर के ऊपर बनी हुई है तो इसमें बाई के साइड में ही रहना प्रेफर करना चाहिए। 355 360 तक एक बार ये कमोडिटी जा सकती है, तो अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 334 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए और ऊपर में टारगेट यहाँ पे 355 और 360 के रखे जा सकते। ओके। और राकेश, नए ट्रेड के हिसाब से सोने और चांदी पर क्या राय है आपकी, और क्या टारगेट्स यहाँ से आप रिवाइज कर रहे हैं ऊपर की तरफ? गोल्ड और सिल्वर में मैडम आपके शो पे मैंने कहा था स्काई इज द लिमिट, और वो अभी भी वही चल रहा है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में अभी भी मूव कर रहा है, तो अभी भी 4800 पॉसिबल है, और अगर ये ब्रीच करता है, सस्टेन होता है, तो आप 5000 लेवल का भी टारगेट देख सकते हो। दैट विल नॉट बी अ सरप्राइज एट ऑल एक्चुअल देखा जाए तो। नीचे में जो सपोर्ट्स है वो होल्ड कर रहा है एवरी डे। हम देख रहे हैं कि ऊपर में बंद हो रहा है, और सिल्वर तो ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 50 के नीचे आ चुका है, जो सिल्वर के लिए सपोर्टिव होगा। अगर ऊपर में सिल्वर आज $95 के ऊपर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट होता है, तो सिल्वर में $100 भी ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होगा कि ये टारगेट भी हमें आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही लग रहा है गोल्ड सिल्वर में। अभी भी हर डिप पे बाय में जाना चाहिए, यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ओके। और मनोज जी, एग्री बास्केट में स्पेशली स्पाइसेस और ग्वार पैक पर क्या व्यू है आपका? ग्वार में यहाँ पे एक डायरेक्ट ट्रेड लग रहा है दीपाली। मेरा मानना है कि जो ग्वार सीड का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है 5450 से 5800 की रेंज रहेगी। वहीं अगर ग्वारगम की बात करें तो यहाँ भी 10,200 से 11,000 की रेंज बनी रह सकती है। अभी कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पे नजर नहीं आता है। स्पाइस पैक में यहाँ पे जीरा और टर्मरिक में ऊपरी लेवल से कुछ करेक्शंस होते हुए नजर आए हैं, तो जीरा फिर एक बार यहाँ पे जो मार्च का वायदा 23,700-800 की रेंज में आया तो वहां बाय करना चाहिए 23,400 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य 24,500 के रखे जा सकते हैं, लेकिन कोरिएंडर बेहतर लगता है। कोरिएंडर में 11,700 के आसपास बाय करना चाहिए अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप लॉस वहां पे 11,440 का रखना चाहिए और टारगेट ऊपर में 12,200 तक के रखे जा सकते हैं। ओके। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं स्पाइसेस पर। स्पाइसेस के पैक में हालांकि कोरिएंडर में तेजी है, बाकी टर्मरिक और कॉमन्स में थोड़ा प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। ग्वार पैक में भी हमने बाइंग मोमेंटम इमर्ज होते हुए देखा है, आज हालांकि साइडवेज है। कैस्टर में तेजी थी, वहां पर थोड़ी सी नरमी है। कॉटन सीड ऑयल केक भी थोड़े नरमी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया मनोज और राकेश, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।